और अब खबरें तफसील से। दिल्ली के मिलेनियम कब्रिस्तान की 10 एकड़ अराजी गायब होने के हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू को एक्सक्लूसिव दस्तावेजात पे ये बहुत सारी हक़ाइक़ से मिले हैं। दस्तावेजात मुताबिक कब्रिस्तान 14 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है। इसके साथ साथ 2001 में DDA और दिल्ली वक्फ बोर्ड के बीच हुए मुआहदे के वो दस्तावेज भी मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 10 एकड़ अराजी इस शर्त पर पार्क के लिए दी थी कि जब जरूरत होगी तो अराजी वापस ले ली जाएगी। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने दिल्ली गेट कब्रिस्तान कमेटी के वाइस चेयरमैन से खुसूसी बातचीत की। दिल्ली में कब्र के लिए 2 गज ज़मीन मिलना मुश्किल हो रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए हैं जिससे पता चलता है कि मिलेनियम पार्क कब्रिस्तान की 10 एकड़ जगह किस तरीके से DDA के पास चली गई थी। सबसे पहले मैं आपको वो नक्शा दिखाता हूँ जो पूरे इस इलाके का है और उसमें किस तरीके से इस कब्रिस्तान को दिखाया गया है। आप ये देखेंगे कि ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये रेलवे बाउंड्री है और साफ तौर पर यहाँ पढ़ा भी जा सकता है। यहाँ पर ये दूसरी जगह है लेकिन साफ तौर पर अलॉटेड फॉर मुस्लिम ग्रेवयार्ड ये यहाँ पर लिखा हुआ है। 14 एकड़ की जगह है, तमाम रकबा तमाम चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, ये चीज़ें हैं। लेकिन ये अब मौके पर अगर आप देखेंगे वहाँ पर तो सिर्फ 4 एकड़ कब्रिस्तान है। हमारे साथ इंतज़ार नईम साहब मौजूद हैं। इंतज़ार साहब, जब ये जगह 14 एकड़ थी तो अब वहाँ 4 एकड़ कैसे बची, किस तरीके से ये डीड हुई थी कब्रिस्तान कमेटी को? देखिए, एक बहुत दिलचस्प बात है कि 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब्रिस्तान कमेटी को ये 14 एकड़ ज़मीन कब्रिस्तान के लिए अलॉट की थी। और एक बहुत अहम बात यह है कि जो डीड कब्रिस्तान कमेटी का नाम हुई है उसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, द लैंड शेल बी यूज सोली फॉर द पर्पस ऑफ सिमेट्री फॉर मोहम्मडन्स, यानी ये ज़मीन और ये कब्रिस्तान सिर्फ तदफीन के लिए ही इस्तेमाल की जा सकेगी। लेकिन एक सवाल ही आता है कि इस्तेमाल की जा सके ये लिखा है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने 2001 में किस तरह से इसमें मुआहदा कर लिया DDA के साथ जाकर और उनको 10 एकड़ जगह दे दी। DDA की नारवा कोशिशें इस शहर में बहुत मारूफ हैं, बहुत मशहूर हैं। DDA ने गलत तरीके पर वक्फ बोर्ड से एक एग्रीमेंट किया और वक्फ बोर्ड को भी उस एग्रीमेंट में शामिल होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन बहरहाल जो कुछ हो गया, उस एग्रीमेंट में भी ये लिखा हुआ है कि जब कब्रिस्तान को ज़रूरत होगी ये अपनी ज़मीन वापस ले सकेंगे। तो अब इस सिलसिले में 2011 से ही कोशिशें की गई और जितनी मुमकिन कोशिशें थी सब की गई। और आखिरकार माइनॉरिटी कमीशन, मरकज़ी कौमी माइनॉरिटी कमीशन में ये मामला हम ले गए और वहाँ वजाहत हबीबुल्लाह साहब जो चेयरमैन थे उन्होंने ऑर्डर पास किया कि 20 दिन के अंदर DDA इसका डिमार्केशन कर दे, हदबंदी कर दे। और DDA की ये शरारत के मुख्तलिफ बहानों से वो काम आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। एक बार डिमार्केशन हुआ, लेकिन एक बात तो मुझे याद है क्योंकि मैं खुद कवर करने गया था। एक बार डिमार्केशन के लिए वहाँ पर अफसर गए थे, आप लोग भी गए थे? जी, वो डिमार्केशन के लिए तमाम अफसरान आए थे, मरकज़ी मिनिस्ट्री के भी, DDA के भी, और हम सब लोग मौजूद थे। डिमार्केशन हुआ लेकिन जो 14 एकड़ का रकबा है वो उस डिमार्केशन में पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए उनसे कहा गया कि ये इसको मुकम्मल कीजिए आप। उन्होंने कहा DDA के लोगों ने कि अपने आला अफसरान से बात करके हम इसको फिर मुकम्मल करेंगे, जो आज तक वो कर नहीं पाए। अच्छा। और करने के लिए गोया ठीक से आमादा भी नहीं है, लेकिन मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं और अगर खुदा न खास्ता ये आसानी से मामला हल न हुआ तो और जो कानूनी रास्ते हो सकते हैं वो अख्तियार किए जाएंगे। बिल्कुल, तो ये तमाम तफसीलात है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो मुआहदा जो दिल्ली वक्फ बोर्ड और DDA के साथ आपस में बातचीत के साथ हुआ था। आप देखेंगे कि यहाँ पर श्री हारून यूसुफ चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड ये अफसर शामिल थे और इसी तरीके से DDA की तरफ से RK भंडारी ये लोग शामिल थे। और ये मुआहदा है और जिसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड की जो जगह है रियली मोर देन 4 एकड़, यानी कि 4 एकड़ से जगह है जो अभी वहाँ पर मौजूद है। और एक चीज़ और भी लिखी, कब्रिस्तान कैन बी एक्सपेंडेड, यानी कि जब आपको ज़रूरत होगी तो इस ज़मीन को आप वापस ले सकेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं और साथ ही साथ एक डॉक्यूमेंट और भी है जो इंतज़ार नईम साहब ने हमें फराहम कराया है। ये तमाम अफसरान हैं जिसमें कई
मुस्लिम अफसरान भी हैं, जिसमें अजीमुल हक हैं, काजी अजहर अहमद हैं। तो ये तमाम लोग हैं जो इस पूरे प्रोसेस में शामिल थे, और यही वजह है कि ये कब्रस्तान डीडीए के पार्क में शामिल हो गया। और अब क्योंकि दिल्ली में तदफीन के लिए जगह नहीं है, इसलिए कब्रस्तान कमेटी चाहती है कि हमें वापस कर दिया जाए। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। पटना का शम्सुल हुदा मदरसा असातिज़ा की कमी के सबब बंद होने के दहाने पर खड़ा है। मदरसे के जूनियर सेक्शन में एक टीचर मौजूद हैं जो इसी महीने रिटायर्ड हो जाएंगे। हुकूमत के इस इदारे की खस्ताहाली पर बहस शुरू हो गई है। वहीं मामले की संजीदगी को देखते हुए जेडीयू, एमएलसी और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने पहल की है। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए ये भरोसा दिलाया है कि महकमा तालीम इस मसले को देख रहा है और बहाली का मरहला जल्द शुरू किया जाएगा। वज़ीर तालीम जनाब विजय चौधरी जी ने खुद भी बड़ा सीरियसली संज्ञान लिया है। एक प्रॉब्लम यह आ रहा था कि मदरसा शम्सुल हुदा में टीचरों की, फैकल्टीज़ की बहाली की नियमावली क्या है, कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ था। तो उसका जो असल बहाली का जो प्रोसेस है वो ये है कि वैकेंट सीटों की इत्तला सदर मुदर्रिस गवर्निंग बॉडी को देती है। गवर्निंग बॉडी में आपके कमिश्नर होते हैं पटना के। तो इससे पहले के जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया नहीं किया वो बहुत डिटेल में नहीं आया, लेकिन जब हम लोगों तक ये खबर आ गई कि शम्सुल हुदा में असातिज़ा अब ना के बराबर बचे हैं, तो इस पर हमारी गवर्नमेंट के और ख़ास तौर से वज़ीर तालीम ने संज्ञान भी लिया। मुस्लिम इलाकों में टीकाकारी की कम शरह को देखते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया है। यूपी मदरसा बोर्ड ने रियासत के 500 से ज्यादा इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस को वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का फैसला किया है। टीकाकारी की इस मुहिम में हुकूमत से इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के 20,000 से ज्यादा असातिज़ा और मुलाजमीन को लगाया गया है। 18 जनवरी से शुरू होने वाले इस मुहिम के साथ ही इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में टीकाकारी का अमल शुरू हो गया है। इस मुहिम के तहत दीनी मदारिस के असातिज़ा मुस्लिम इलाकों में डोर टू डोर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए राजी कर रहे हैं। दीनी मदारिस के जिम्मेदारान भी मसाजिद और मदारिस के जरिए अवाम को वैक्सीन के अफादियत से वाकिफ करा रहे हैं। ख्याल रहे कि मुस्लिम इलाकों में वैक्सीनेशन की कम शरह को देखते हुए मदरसा बोर्ड ने यह कदम उठाया है। इंशाअल्लाह 19 जनवरी बड़ोल सुबह 10 बजे से मरकजी हुकूमत की जानिब से मदरसा इमामिया अनुरूम में कोविड-19 का वैक्सीनेशन कैंप लग रहा है और इसमें आप अल्लाह से गुजारिश है कि अपने अपने घरों में, हाइजा में और महल्ले में, आस पड़ोस में इसका ऐलान कर दें। जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है और वो लगवाना चाहते हैं, 15 साल से ऊपर के तमाम बच्चे, औरतें और मर्द इसमें शिरकत कर सकते हैं। बेहतरीन मौका है। अपने इलाके में, अपने महल्ले में ये कैंप लग रहा है, ये बहुत ज़रूरी भी है। लिहाजा आप अल्लाह से गुजारिश है कि इसकी खबर अपने घरों में कर दें और भी जो लोग लगवाना चाहते हैं 19 जनवरी बरोज पर खुद सुबह 10 बजे से टीका लगना शुरू होगा। 3 जनवरी से मुल्क की सतह पर 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। मेरठ में 2.5 लाख बच्चों के वैक्सीनेशन का हदफ हासिल करने के लिए महकमा सेहत और जिला इंतजामिया की जानिब से वैक्सीनेशन सेंटरों के अलावा स्कूलों में खुसूसी कैंपों और मेगा कैंपों के जरिए बच्चों को वैक्सीन लगाने का काम अंजाम दिया जा रहा है। ताहम पिछड़े इलाकों में बच्चों की टीकाकारी के सुस्त रफ्तार को तेज करने के लिए अब मुस्लिम समाजी और मिली तंजीमों ने भी अपनी कोशिशें अंजाम देना शुरू कर दी हैं। मेरठ में जमात उलमा हिंद ने इस ताल्लुक से लोगों को बेदार करने और अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए वालिदैन को आमादा करने की कोशिश तेज कर दी है। जो मुस्लिम इलाके हैं उसमें हम खुद लोग भी जमीयत उलमा के जिम्मेदार हजरात हम लोग भी जा रहे हैं
हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं और हमने अपने मस्जिद के इमामों से भी इस बात की अपील करी है कि वो जुम्मे की नमाज के बाद इस कोरोना वायरस के बारे में ख़ास तौर से हिदायत करें और अपील करें कि हर आदमी जो है इस वैक्सीन जो है इसे लगवाए और इसका फ़ायदा उठाए। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो उसका नुकसान उठाएंगे और इससे बीमारियां बढ़ेंगी और इसके बाद जो हालात हैं वो मुल्क के अंदर क्योंकि रोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। स्कूल के बच्चों के लिए जो इस बात का ऐलान किया जा रहा है सरकार की जानिब से, तो मैं तो ख़ास तौर से जो स्कूलों के जो ज़िम्मेदार हजरात हैं उनसे भी मेरी अपील है कि वो अपने अपने स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं, ये 15 साल के ऊपर के बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये वैक्सीन लगवाएं और ये वैक्सीन का लगाना नहायत ज़रूरी है। मेरे यहाँ सब ने लगी, मैंने खुद लगवाई है, मेरी अहलिया ने लगवाई है, मेरे बच्चों ने लगवाई है, हमारे ख़ानदान के सब लोगों ने लगवाई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट की टीम सभी लोगों के साथ में बात कर रही है, जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं या NGOs हैं या सामाजिक संगठन हैं, स्कूल की जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं, ITI, पॉलीटेक्निक, ये जितना भी जो एज ग्रुप हमारा जिसमें 15 to 17 एज ग्रुप जहाँ हो सकता है, इवन इंडस्ट्रीज़ में भी जहाँ एलिजिबल है, जो हजार्डस इंडस्ट्री नहीं होती है उसमें जो एज ग्रुप एलिजिबल है, तो इन सबको इन्वॉल्व करके इसको अचीवमेंट किया जा रहा है। और डेली का अगर अचीवमेंट देखें तो आपको देखने को मिल रहा है कि 15 to 17 एज ग्रुप में डेली अचीवमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा अचीवमेंट। जो बात थी कि हमारे ओलंपियन और पैरा ओलंपियन प्लेयर हैं, उनके माध्यम से भी मैसेज करा के तक कि हम अगले एक हफ्ते में 100% 15 to 17 एज ग्रुप में वैक्सीनेशन कर लें। ये हमारा स्ट्रेटजी है और ये हमारी जो अभी तक की कार्य योजना है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको इस्तकबाल। मुमताज़ अफसाना और नावल निगार इकबाल मजीद की तीसरी बरसी के मौके पर भोपाल में कोविड ज़ाब्ते के तहत मुख्तसर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मजलिस इकबाल के ज़रिए तमाम मुनक़िदा प्रोग्राम में भोपाल के अदीबों ने शिरकत की और इकबाल मजीद की कहानियों में असरी हैसियत की बाज़गश्त को वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत से ताबीर किया। पेश है भोपाल से खास रिपोर्ट। इकबाल मजीद का शुमार उर्दू के मुमताज़ अफसाना व नावल निगार में होता है। इकबाल मजीद की तीसरी बरसी के मौके पर भोपाल 12 महल में मुनक़िदा मुख्तसर तकरीब में दानिश्वरों ने इकबाल मजीद के फ़िक्र फ़न पर रोशनी डालते हुए कहा कि इकबाल मजीद के अफसानों में तहदारी के साथ जो असरी हिस्सियत है वो उनकी कहानियों का खासा है। इकबाल मजीद साहब की तहरीरी में सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अब अहद हाजिर का जो मकालमा मंजरनामा है उसको जितनी अच्छी तरह इकबाल मजीद ने किया, आज के सियासी चाहे वो समाजी हो, उनके अफसानों में अहम बात ये थी कि वो असर हाजिर से जुड़े रहे। असर हाजिर से ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा माजी में, हालांकि उनके जो हनूत की हुई तलवार वो शुरू होती है कि शेरशाह सूरी से, लेकिन उसको जोड़ देते हैं आज के अहद से। इकबाल मजीद की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ शायरी से हुआ था, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने खुद को शायरी की जुल्फ़ गिरहगीर से बाहर निकालकर अफसाना निगारी की जानिब मुतवज्जह किया। इकबाल मजीद ने अफसाना निगारी के अलावा ड्रामा और नावल निगारी पर भी तबा आजमाई की। उनकी किताबों में 2 भीगे हुए लोग, एक हल्फिया बयान, शहर बदनसीब और नावलों में किसी दिन और नमक के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इकबाल मजीद साहब के अफसानों में और नावल में और मज़ामीन में भी और ज़िंदगी में जो तकरीरें करते थे उन सब में असरी सूरत हाल और असरी जब्र और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ हमेशा बुलंद करते थे। एक फ़नकार का काम है कि वो अपने ज़माने की बेरब्ती पर, बद इंतज़ामी पर और ज़ालिमाना रवैये के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। इकबाल मजीद की पैदाइश 12 जुलाई 1934 को उत्तर प्रदेश के मरदुमखेज़ इलाका मुरादाबाद में हुई। 1975 में इकबाल मजीद ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हुए। पहले लखनऊ, उसके बाद भोपाल ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता रहे। भोपाल में इकबाल मजीद असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से आए थे और फिर उसी ओहदे से वजीफ़े हुस्न खिदमत पर रिटायर्ड हुए। इकबाल मजीद का इंतकाल 18 जनवरी 2019 को भोपाल में हुआ था। अदबी खिदमात के इतराफ़ में इकबाल मजीद को कई अवार्ड से नवाजा गया था। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट।
वतन से दूर 7 समंदर पार जाकर मुलाजमत करके अपने और अपनी अहल खाना के लिए आसाइश जिंदगी का सामान मुहैया करने का ख्वाब तो बहुत से लोगों को होता है, लेकिन वतन से दूर जब मुश्किलात घेरती हैं तो फिर वतन वापसी की राह आसान नहीं होती है। उत्तर प्रदेश बिलासपुर इब्राहिम और टांडा अम्बेडकर नगर के इम्तियाज़ अहमद शेख जो मुंबई में रहते हैं 2 साल कबल एक ख्वाब लेकर सऊदी अरब गए थे। वहां जाकर न सिर्फ इनकी तबीयत खराब हुई बल्कि मुंह का कैंसर भी हो गया। इन्होंने इसके लिए अपने कफील से बात तो की, लेकिन कफील ने इलाज करवाने के बजाय इन्हें मुश्किलों में डाल दिया और फिर बात यहां तक पहुंची कि इन्हें कफील की शिकायत पर 5 माह तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। मुंह का कैंसर और दूसरी बीमारियों के चलते घर वालों ने इम्तियाज शेख की वतन वापसी की बहुत कोशिशें की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। गुज़िश्ता माह इस सिलसिले में इम्तियाज के घर वालों ने भोपाल के समाजी कारकुन सैयद आबिद हुसैन से राब्ता किया। सैयद आबिद हुसैन ने इस मामले में इंडियन कॉन्सुलेट और वज़ारत ख़ारजा से राब्ता किया और अब इम्तियाज की वतन वापसी हो गई है। वतन वापसी पर शेख इम्तियाज ने अपनी खुशी का इजहार किया। वाज़ेह है कि सैयद आबिद हुसैन अब तक बैरून मुल्क में फंसे हिंदुस्तान के 253 शहरियों की वतन वापसी करवा चुके हैं। ये हमारे भाई हैं, सऊदी में थे और इनको हुरूप लग गया था और हमने राशिद भाई से संपर्क किया। फिर राशिद भाई ने आबिद भाई का नंबर दिया और फिर उसके बाद आबिद भाई ने इनको यहाँ इंडिया बुलाया और इंडियन एम्बेसी और आबिद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मेरा नाम सैयद आबिद हुसैन है। इम्तियाज़ अहमद शेख जो सऊदी अरब 2 साल पहले गए थे और वो वहाँ पे फंस गए। एक्चुअली उनको कैंसर हो गया था, माउथ कैंसर। तो जब उन्होंने अपनी ये बात अपने कफ़ील यानी स्पॉन्सर से बताई तो स्पॉन्सर ने उनकी बात पे यकीन नहीं किया और उन्हें बोला कि तुम काम करो। तो वो काम करते गए और उनका मर्ज जो था और बढ़ता चला गया। फिर उन्होंने कहा कि हमें भेज दो, तो नहीं भेजा। तो उन्होंने कफ़ील ने उसके ऊपर हुरूफ लगा दिया और वो बाहर निकले तो पुलिस ने उन्हें उठा के अंदर कर दिया। 5 महीना जेल रहने के बावजूद भी वो भारत नहीं आ सके और उनके घर वाले इधर उधर भटक रहे थे कि तलाश कर रहे थे किससे मदद कराएं और सरकार तक उनकी पहुंच नहीं बन पा रही थी। ऐसे में हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, राशिद साहब, उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार इम्तियाज़ नाम का एक बंदा सऊदी अरब में फंसा है वीसा में, उसकी मदद करिए। तो 22 तारीख को हमारे पास कॉल आया था मुजम्मिल और मैंने तत्काल एम्बेसी और हाई कमीशन से और वहाँ की जो कॉन्सुलेट टीम है उनसे संपर्क किया और इनकी सारी डिटेल हमने भेजी और लंबी मशक्क़त के बाद कल वो भारत सकुशल आ गए, जिसके लिए मैं इंडियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ में विदेश मंत्रालय की पूरी टीम का बहुत। और आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बिहार में वाक़ा किशनगंज सेंटर फंड की अदम फराहमी के मसाइल से जूझ रहा है और मुसलसल पस्ती की तरफ जा रहा है। अगर हालात बेहतर न हुए तो वो दिन दूर नहीं जब ये सेंटर बंद हो जाएगा। ये कहना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा लीडर मोहम्मद आरिफ खां का। आज उन्होंने दीगर तलबा के साथ बिहार के किशनगंज सेंटर के लिए फंड रिलीज करने का मुतालबा मरकजी हुकूमत और यूनिवर्सिटी इंतजामिया से किया। और मैं दीगर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, मैं उन सबसे मुतालबा करना चाहता हूं कि आप लोग इसकी गौर फिक्र करें, थोड़ी सी फ़िक्रमंद हो जाए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो सेंटर एक तालीमी इदारा है और वहां के लोग उससे एक शिक्षा की उम्मीद में वो सेंटर खोला गया ताकि वहाँ के लोगों का फ़ायदा हो सके, वहाँ की जो अवाम है वो तालीम हासिल कर सके। लेकिन मुझे ऐसे हालात नज़र आ रहे हैं कि अगर उसको फ़ंड रिलीज़ ना किया गया जल्द से जल्द तो वो किशनगंज सेंटर बंद होने की कगार पर नज़र आता है। मैं किशनगंज के एएमयू को सेंटर को लेकर के बहुत फिक्रमंद हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर यूपीए की सरकार ने 2013 में इस्टेब्लिश किया और इसको फंड सेशन 138.3 साहित्य अकादमी की तरफ से उर्दू साहित्य अवार्ड को लेकर ताख़ीर को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया है। इस ताख़ीर पर न सिर्फ सवालात उठाए जा रहे हैं बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि इस साल साहित्य अकादमी की तरफ से उर्दू अवार्ड नहीं दिए जाएंगे। साहित्य अकादमी की इस इमारत से मुल्क की 24 ज़बानों में अवार्ड देने का फैसला किया जाता है। 30 दिसंबर को 20 ज़बानों में अवार्ड का ऐलान भी हुआ।
लेकिन इसमें उर्दू समेत 4 जुबानों का नाम नहीं था। 18 दिन बीत जाने के बाद भी उर्दू साहित्य अवार्ड का ऐलान नहीं हुआ, जिसके बाद कई उर्दू उदबा ने सोशल मीडिया पर खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया और ताखीर पर एकेडमी को तनकीद का निशाना बनाया और सवाल उठाया कि जब तमाम जुबानों में अवार्ड का ऐलान हो चुका है तो फिर उर्दू में ताखीर क्यों। जिस तरह की पॉलिटिक्स है और जिस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो साहित्य अकेडमी में है या नहीं है, फिर भी इन्वॉल्व है, तो इस तरह के मसाइल वहाँ पैदा हो रहे हैं। तो और नामों का जहाँ तक मामला है, नाम तो चूँकि इदारा तय करता है और वहाँ बाकायदा उसका एक प्रोसीजर है, उसमें मेंबर्स हैं, तो नाम लेना कि साहब फलां को एक थोड़ी बहुत से लोग हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल से नामों की तो कोई ख़ास बात नहीं है। 2021 के अवार्ड में ताखीर पर उर्दू वालों में काफी बेचैनी है। उर्दू अदब के एक बड़े नाम और आजकल के साबिक एडिटर खुर्शीद अकरम कहते हैं कि इसके पीछे सियासत है, वरना मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी, खालिद जावेद, सिद्दीक आलम, ज़किया मशहदी और शहनाज नबी जैसे 4-5 अहम अदीब हैं जिन्हें ये अवार्ड जाना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा अदब लिखा है, तो मेरिट पर भी इनको मिलना चाहिए। और ये सवाल इसलिए आता है, 2 बातें होती हैं। एक तो देखिए, इनाम इससे पहले भी 5 बार ऐसा हो चुका है, 5 बल्कि 6 बार ऐसा हो चुका है कि उर्दू का साहित्य अकेडमी अवार्ड नहीं दिया गया। दूसरी जानिब इस मामले में साहित्य अकेडमी का कहना है कि अवार्ड ज्यूरी के हवाले से एक मसला था जिसे हल कर लिया गया है और फरवरी तक उर्दू अवार्ड का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, साहित्य अकादमी 24 भारतीय भाषाओं में पुरस्कार देती है। 20 भाषाओं में तो हम लोग अनाउंस कर चुका है, 4 भाषा में कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से कुछ देरी हो गया। उर्दू का ऐसा रहा है, हम लोग को बाकी भाषाओं के साथ उस दिन हो जाना था, लेकिन वो लास्ट मिनट में एक जूरी मेंबर उपस्थित ना हो पाया किन्हीं कारणों से, इस वजह से वो उस कोई डिसीजन ले नहीं पाया। साहित्य अकादमी अवार्ड्स का आगाज 1955 में हुआ था। अब तक सिर्फ 5 बार ऐसा हुआ है जब अवार्ड नहीं दिए गए, लेकिन ये 80 की दिहाई से पहले की बात है, वरना 1982 से ये सिलसिला नहीं टूटा है। इस पूरे मामले से साफ है, जब कोई काम वक्त पर नहीं होता तो किस तरह के खदशात पैदा होते हैं और फिर कैसे कैसे सवाल उठने लगते हैं। इसलिए साहित्य अकादमी को चाहिए कि वक्त पर ही तमाम अवार्ड्स का ऐलान कर दे, ताकि बाद में वजाहत से बचा जा सके। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आइए अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जेपी और न्यूज़ 18 की पेशकश क्रिप्टो की समझ में। क्रिप्टो इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन रेगुलेशन ना होने की वजह से कभी मार्केट आसमान को छूता है तो कभी रेट बहुत गिर जाते हैं। तो हम आपको बताते हैं कैसे कुछ आसान 7 स्टेप्स कि कैसे क्रिप्टो में आप निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में अस्थिरता, चूंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, इसलिए निवेशक में जोखिम उठाने की क्षमता बिल्कुल होनी चाहिए। क्रिप्टो प्रोजेक्ट और उसकी रिलायबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। D.Y.O.R यानी कि डू योर ओन रिसर्च। क्रिप्टो इंडस्ट्री की खबरों से रूबरू रहे, बिग बाइंग, माइनिंग, ट्वीट्स, रेगुलेटरी चेंजेस से जुड़ी हर तरह की जानकारी अपने पास रखें। तीसरा स्टेप, निवेश की सीमा तय करें। अपने पोर्टफोलियो में से क्रिप्टो में निवेश के लिए 1-2% से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे 3 से 4% तक बढ़े। क्रिप्टो में शुरुआती निवेश के लिए SIP एक अच्छा माध्यम है। चौथे स्टेप की बात कर लेते हैं, सही एक्सचेंज पार्टनर चुनें। जेपी जैसे एक्सचेंज निवेशकों को अच्छी एडवाइस और सपोर्ट देते हैं। ऐसे ही किसी एक्सचेंज का चुनाव करें जो बेहद विश्वसनीय हो, स्कोर सिक्योर्ड हो, KYC रूल फॉलो करते हो। और आज के एपिसोड में हमने 7 में से 4 पॉइंट डिस्कस किए, बाकी के स्टेप्स आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।
सब बना हुआ है, सेम बुलेटिन समझो।